मॉर्निंग एंड वेलकम टू जागो लाहौर। जनाब, मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। सुबह जब मैं आ रही थी तो मुझे महसूस हो रहा था कि जनाब गर्मी अपने अरूज पर पहुंच चुकी है और ऐसे में तमाम तिब्बी माहिरीन भी मशवरा यही दे रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, सूरज में निकलने से इज्तनाब करें। बहुत ही ज़्यादा अगर ज़रूरी चीज़ है या बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है तभी बाहर निकले। हल्की फुल्की टाइट ज़रूर ले, क्योंकि आजकल हमारा दिल नहीं करा कि हम कुछ भी खाएं। हम लोग ज़्यादा लिक्विड्स पर हैं, जैसे कि हमारी लस्सी, रिवायती मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, रोज़ाना उसका इस्तेमाल करें। गर्मियाँ आने के नुकसान बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन एक बड़ा फ़ायदा इसका ये भी है कि हमें फलों का बादशाह आम खाने को मिल जाता है। ठंडा ठंडा मीठा मीठा आम बच्चों और बड़ों सबकी मेरे ख्याल से ये फेवरेट फल होता है। उसे खाने से जो खुशी मिलती है ना, वो बयान से बाहर होती है। किसी ने आम क्रीम के साथ खाना होता है, किसी ने मिल्क शेक पीना होता है उसका, तो किसी ने उसकी आइसक्रीम खानी होती है, कोई उसके मीठा बना के खा लेते हैं। लेकिन आम का इस्तेमाल भी म्याना रवि से करें, खाएं लेकिन एतदाल में रह के खाएं, ताकि हमारी गर्मी दानों से बचत हो सके। जनाब, गुज़श्ता कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि कोरोना वैक्सीनेशन की शॉर्टेज देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से बहुत से लोग तशवीश का शिकार भी हो गए हैं। और कल चीन की जानिब से साइनोवैक की 15.5 लाख डोजेस पाकिस्तान पहुंची हैं, जिसके बाद लाहौर समेत मुल्क भर में रुका हुआ वैक्सीनेशन का अमल दोबारा बहाल हो चुका है। और NCOC के चेयरमैन असद उमर के मुताबिक अगले 10 दिनों में मजीद 50 लाख वैक्सीनेशन पाकिस्तान पहुंचेगी, जिससे वैक्सीनेशन लगने की रफ्तार दोबारा तेज हो जाएगी। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि वो वजूहात क्या बनी जिसकी वजह से वैक्सीनेशन की कमी हुई है और लोगों को कई तरह के मसाइल का सामना भी करना पड़ा है। क्या प्लानिंग की कमी थी? क्योंकि यकदम 18 साल के नौजवानों तक के लिए जो वॉक इन वैक्सीनेशन खोल दी गई है, उसने तमाम निज़ाम को पलट कर रख दिया है। क्या हमें समझ नहीं आ रहा कि हमें ज्यादा चीनी वैक्सीन दरकार है या फिर अमेरिका में बनी फाइजर वैक्सीन, जिसकी वजह से हम बर वक्त फैसले नहीं कर पा रहे। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इरफान मलिक है, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर इरफान, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे आप? थैंक यू सो मच। डॉक्टर इरफान, सबसे पहले तो कोरोना के हवाले से बात कर लेते हैं। मुझे बताइएगा इस वक्त लाहौर में कोरोना की जो मुस्बत केसेस हैं उनकी शरह क्या है और कितने अंदाजन जो मरीज हैं इस वक्त हॉस्पिटल्स में मौजूद हैं? देखिए, पूरे मुल्क में इस वक्त जो शरह है वो 2.36% तकरीबन हो चुकी है। अच्छा। विच इज़ सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड। और अगर हम अपनी लैब, क्योंकि हमारे पास लैब भी है, उसमें भी हमारी जो टेस्टिंग है वो भी तकरीबन इतनी ही चल रही है। अच्छा। 2 to 3% से ऊपर केसेस नहीं है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। सो इस वक्त लाहौर में तादाद जो है वो हमारी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस है अब ईद से लेके अब तक, और ये ग्रेजुअली नीचे की तरफ ही आ रही है। नीचे की तरफ कमी ही हो रही है केसेस में। अभी जब तक इसकी पीक थी, पीक से अब तक हम 26% डाउनफॉल पे आ चुके हैं। 26% नीचे हम। मतलब एक हमारे लिए खुश आइंद बात ही है कि हम कमी की तरफ जा रहे हैं। और आपको क्या लगता है जो कोरोना केसेस में कमी आ रही है किस वजह से है? लोगों ने SOPs पर अमल दरामद शुरू कर दिए या वैक्सीनेशन की वजह से? अल्लाह ताला ने करम कर दिया। जी, देखिए, अगर मैं इसको पूरा एनालिसिस करता हूँ 16 महीने से, SOPs वाली बात तो कभी भी कहीं पे समझ नहीं आती। हमने देखी हो कि ऐसे SOPs अब हमने फॉलो किए हों जो हम बाहर के ममालिक में देखते रहे। ये फिनोमेना कैसे होता है कि जो हमारी सारी प्रेडिक्शन है के साथ के नेबरहुड कंट्री में जो है सडन राइज चलता है और वहाँ पे डेथ आप लोग देखते हैं, और जब वहाँ के डेथ देखते हैं तो शायद थोड़ी सी हमारी आवाम समझती है कि कोरोना एग्जिस्ट करता है। लेकिन फिर भी मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता कि हमने SOPs पे अमल किया। अच्छा। किसी हद तक ज़रूर किया, लेकिन उतना नहीं किया जितना हमने शुरू में किया। अब मेरी जो इसमें जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि अगर हम इस वेव को गौर से देखें जो कि जनवरी से लेकर मई तक गई, मोस्ट लाइकली सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पॉपुलेशन हमारी इन्फेक्ट हो चुकी है। अगर आप किसी अपने गिरदोनवा में भी देखें तो हर फैमिली में आपको पूरी फैमिली नजर आई इन्फेक्ट हो। एग्जैक्टली। तो मेरा मानना है शायद ये है कि शायद ये इन्फेक्शन इस दफ़ा इन्फेक्टिव रेट इतना ज़्यादा था। अगर आप इस वायरस का बिहेवियर देखें तो जो शुरू में एक शख्स 2.5% लोगों को स्प्रेड कर सकता था, वो आखिरी डेल्टा वेव में 8 लोगों को स्प्रेड कर रहा था। अच्छा। और इस दफ़ा हम ये देखते थे कि पहले अगर फैमिली एक मेंबर इन्वॉल्व होता था तो इस दफ़ा फैमिली की पूरी फैमिली इन्वॉल्व। बिल्कुल ऐसे ही। सो एक वजह तो ये बनी। दूसरी वजह, हाँ जी, वैक्सीनेशन का ज़रूर रोल है, लेकिन अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो कितने % वैक्सीनेशन होती है तो रोल होता है, उससे भी हम बहुत पीछे हैं। किसी भी अगर पॉपुलेशन में आप समझें कि आपने वैक्सीनेशन का अपना टारगेट मिनिमम अचीव कर लिया तो वो 40 to 50% है। बिल्कुल ऐसे। तो अभी पाकिस्तान का क्या है, आई होप सो कि आपको पता होगा या मैं ही उसको डिस्क्राइब कर दूं कि हमारे पाकिस्तान में जो डबल डोज लग चुकी है पूरी पॉपुलेशन को, वो सिर्फ 1.9% है।
अच्छा, सिंगल डोज जो लग चुकी है वो नियरली 4% ऑफ द पॉपुलेशन। सो अभी जो वैक्सीनेशन का काम है वो तभी तो मतलब हमारा जो टारगेट है कि रवा साल जो हमने 7.5 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करना है, वो हम नहीं हदफ पूरा कर सकते। देखिए उसके लिए अभी आपको, आप जिस स्पीड पे हम चल रहे हैं, बेशक स्पीड हमारी बढ़ गई है, 3.5 से 4 लाख पर डे के हिसाब से कर रहे हैं। अगर इसको भी मोमेंटम को कंटिन्यू करें तो 10% पॉपुलेशन हमारी आज से 140 दिन के बाद वैक्सीनेशन है। अच्छा, तो आप बाकी कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं। ये तो फिर हम बहुत ही पीछे हैं, मतलब 3-4 साल तो हमें सिर्फ वैक्सीनेट करते हुए लग जाएगा हमारी जितनी भी आबादी है, क्योंकि 80% जब तक आबादी को वैक्सीनेट नहीं किया जाएगा इसका फैलाव हम नहीं रोक सकते। देखिए इसको थोड़ा सा ना, इसको समझ लें, बात बिल्कुल ठीक है। 80 तो नहीं, 60-65 से ऊपर भी चले जाएं बहुत है हमारे लिए। ठीक है, हमारा पूरा मुल्क इन्फेक्ट नहीं होता है। गौर से जरा इस बात को समझिए। जब भी हम इसको वेव को देखते हैं तो मेरी असेसमेंट के मुताबिक 8-10 शहर हैं जिसमें ही ये वेव बार बार आपको डिस्टर्ब कर रही है। मेरी तो रिक्वेस्ट यही होगी कि कम से कम उन शहरों की ही 60% पॉपुलेशन को हम हिट करते हैं। ठीक है, अगर उन 8-10 शहरों की टोटल पॉपुलेशन मैं अगर उसको रफली एस्टिमेट करता हूँ तो वो कोई 7-8 करोड़ के राउंड होगी, और उसकी 60% पॉपुलेशन हमने उसको टारगेट करना। अब लाहौर को भी आप डाटा उठा के देखना, अब तो स्टैटिस्टिकल डाटा अवेलेबल है। क्या कभी पूरा लाहौर एट वन टाइम इन्फेक्ट हुआ था? ऐसा नहीं है। देयर आर सम ऑफ द एरियाज जो कि इन्फेक्ट होते हैं। तो अगर हम उससे भी टारगेटेड होना चाहते हैं तो एटलीस्ट जो एरिया हमारे हाई रिस्क एरियाज आइडेंटिफाई हो चुके हैं उसकी वैक्सीनेट कर लें। सो आपको अब बड़ा टारगेटेड खेलना, और ये अल्लाह ताला ने टाइम दिया इन बिटवीन। अल्लाह ना करे फोर्थ वेव आए तो उससे पहले हमने अपने आप को इन चीजों से, जो चीजें हमारे हाथ में उस चीजों को जरूर इम्प्लीमेंट करें। लेकिन जहाँ पे हमने वैक्सीनेट करना है वहाँ पे वैक्सीनेशन की कमी का सामना भी हमें करना पड़ा है। डॉक्टर इरफान के कल हमने देखा है 4 करोड़ जो वैक्सीनेशन आई है, और पंजाब को 50 लाख वैक्सीनेशन डोजेस दी गई हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि पंजाब में भी अगर लाहौर की बात की जाए तो सिर्फ कुछ लाख लोगों को लगी है वैक्सीनेशन, और फिर कमी हो गई है वैक्सीनेशन की। इसकी वजूहात क्या लगती हैं आपको? लेकिन सर बिल्कुल ठीक आपने कहा, इन्फ्लक्स जो यंगस्टर का है, यंगस्टर पॉपुलेशन हमारी बहुत ज्यादा है ना, और वो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ दिस वैक्सीनेशन रिलेटिवली ज्यादा है। जो मैं इसकी प्रॉब्लम समझता हूँ शुरू से जो हुआ कि अनफॉर्चुनेटली चाइनीज वैक्सीनेशन के साथ एक मिथ लग गया कि शायद वो इफेक्टिव नहीं है। आप ये देखें, जो ही फाइजर आई थी या स्पुतनिक भी आई तो लोगों ने हमसे पूछा कि सर ये अवेलेबिलिटी कहाँ है। अच्छा, इस पे कोई डिबेट नहीं रही लोगों की। तो थोड़ा सा फियर था कि जो चाइनीज वैक्सीनेशन है क्या ये वाकई इफेक्टिव है या नहीं है। लेकिन लकीली हमने अपने पॉपुलेशन में 1 करोड़ पॉपुलेशन को तकरीबन ये लगा चुके हैं। तो अब एंड रिजल्ट उसके इन बिटवीन इन्होंने अपना ट्रायल भी जो रिलीज किया उसके मुताबिक नियरली 80% ये इफेक्टिव है, विच इज वेरी गुड नंबर। सो अब ये फियर रिलेटिवली कम होना शुरू हो गया, और लोगों ने खुद भी अब वैक्सीनेशन की तरफ लोगों को रुझान बढ़ना शुरू हो गया। मेरी ऑब्जर्वेशन थोड़ी लेट हमारी जो आवाम है ना इस तरफ आई है, क्योंकि पहले बहुत सारी मिथ्स शुरू हो गई थी। 2 साल बाद आपकी डेथ हो जाएगी और फिर इनफर्टिलिटी हो जानी है, आपकी पता नहीं इसके साथ क्या क्या चीजें अटैच हो गई थी। तो अब जो थोड़ा फियर है पॉपुलेशन का वो कम हुआ है, इस वजह से लोगों का इन्फ्लक्स बढ़ गया है, और इसको मेंटेन करना यहाँ नहीं पूरी दुनिया में डिफिकल्ट होता जा रहा है। और दूसरा जो ये कमी हुई है उसकी वजह से कह रहे हैं कि जो पहली डोज आप लोगों को लगी है उसी की दूसरी डोज आपको लगनी है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि सिर्फ साइनोवैक पाकिस्तान में आई है, साइनोफार्म और जो कैंसाइनो है वो नहीं पहुंची पाकिस्तान में। तो जिनको पहले वो वाली डोज लग चुकी है दूसरी कोई और लग सकती है उन्हें? देखिए ये तो एक आपने साइंटिफिक क्वेश्चन पूछा, इसको लग सकती है, जिसको कहते हैं मिक्स एंड मैच फिनोमेना। मिक्स एंड मैच फिनोमेना पे काफी स्टडीज हो चुकी हैं यूरोपियन ममालिक में, काफी अमेरिका में भी। मॉडर्ना जिसको लगी थी उसको फाइजर भी लगाई गई, जिसको फाइजर लगी थी उसको मॉडर्ना भी लगाई गई। बल्कि ये देखा गया कि इन लोगों में जो इम्यूनिटी है, कुव्वत मुदाफियत है, वो ज्यादा बेहतर बनी। अच्छा, इस पे क्योंकि हमारे यहाँ कोई स्टडी नहीं है, लेकिन मैं पर्सनली अगर आप मुझसे क्वेश्चन पूछे तो यस वी कैन डू दिस। अगर हमारे पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो हम उस डोज सेकंड डोज लगाएंगे, लेकिन जो सेकंड डोज लगाएंगे वो पहली डोज का सेकंड नहीं होगी, ज़हन में रखें। अच्छा, वो उसकी फर्स्ट डोज होगी, उसको फिर कंप्लीट करें अगर आपने ये करना। अच्छा, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो इस लिहाज से कोशिश यही करें कि जो आपको पहली डोज लगी है उसी को फॉलो करें। मतलब पहली डोज अगर मिल रही है तो वही वाली लगवाएं, अगर दूसरी डोज कोई और वैक्सीन की लगेगी तो वो उस वैक्सीन की फर्स्ट होगी और फिर आपको उसकी दूसरी लगवानी पड़ेगी। ठीक है, ये जो अनलेस आप एक स्टडी पर्पस के लिए ना करें कि आपने अगर रिसर्च करना चाहते हैं, दैट इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है, लेकिन ये कंफ्यूजन जो थी कि हम दूसरी लगवा सकते हैं वो आज आपने क्लियर कर दिया। लेकिन हम देख रहे हैं कि लाहौर में छोटे बड़े 56 वैक्सीनेशन सेंटर्स जो हैं वो खुले हैं। तो क्या आपको लगता है ये जो इतने ज़्यादा वैक्सीनेशन सेंटर्स खुल गए उसके बाद 18 साल से ऊपर नौजवानों की भी वैक्सीनेशन अब शुरू हो गई है, इसकी वजह से भी किल्लत हुई है? हाँ बिल्कुल ऐसी है। देखिए ना, मैंने आपको बताया कि जो पॉपुलेशन थी अबव 50 वो रिलक्टेंट थी वैक्सीनेशन को, उनके नंबर भी कम है। हमारी जो अडल्ट पॉपुलेशन है वो ज्यादा है और उनमें उतनी रिलक्टेंसी नहीं थी।
इस वजह से उनका इन्फ्लक्स, एक तो नंबर भी ज्यादा था, उनका इन्फ्लक्स टुवर्ड्स वैक्सीनेशन भी ज्यादा था, इस वजह से थोड़ा सा हम लोग जो ओवर क्राउडेड हो गए। लेकिन वैसे एक मैं बात बताऊं, जो हम भी क्योंकि डिफरेंट सेंटर से, हमारे पास भी सेंटर है LGH में भी, ये सिर्फ थोड़ी सी शॉर्टेज की वजह से ये भर गया, वरना अदरवाइज जो रिदम था वो ठीक चल रहा था अभी तक वैक्सीनेशन। तो हम देख रहे हैं कि चेयरमैन जो है NCOC असद उमर साहब ने भी कहा है कि 10 रोज़ में और भी 50 लाख जो वैक्सीन है वो पाकिस्तान पहुंच जाएगी, और क्योंकि पूरी दुनिया में वैक्सीन की किल्लत होना भी शुरू हो चुकी है, तो क्या हम लोग अपनी वैक्सीन बनाने की तरफ नहीं जा सकते? देखिए, वैक्सीनेशन बनाने का प्रोसेस अगर हम जीरो से स्टार्ट करें वो टाइम कंज्यूमिंग भी है और कॉस्टली भी है। अच्छा, हमें अब वो टेक्नोलॉजी अगर हम उसको अडॉप्ट करें तो वो रिलेटिवली इजी है, और यही अब किया जा सकता है। देखिए ना, आप अपनी रिसर्च देखें, अपने वेरिएंट देखें, उसके मुताबिक आप क्या हमारे करेंगे पास सहूलियात नहीं है यहाँ पर? देखिए, हमारा सहूलियात से ज्यादा मेरे ख्याल में हम एज अ होल ये साइंटिफिक रिसर्च इस लेवल की करने की हमारी ट्रेनिंग नहीं, मेरी जो ऑब्जर्वेशन है। देखिए, हमने शुरू में भी बात की, काफी जब बात शुरू होती है कि हम वैक्सीनेशन कर लेंगे इनिशियली, जब आपको याद होगा, लेकिन क्या हम क्यों नहीं कर पाए? बिकॉज ये इस टोटल डिफरेंट स्टाइल, एक कल्चर होता है हर सोसाइटी का। उसमें हमने कोविड से जो मैंने भी लर्न किया, जो मैं समझता हूँ कि जिस पे आप एज अ मेडिकल कम्युनिटी हमें ज्यादा फोकस करना है, वो एक रिसर्च सेल्फ इंडिपेंडेंट कायम करना। वो माइंड ही डिफरेंट होते हैं जो फिर इस टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, इस माइंड को यूज करते हैं और आगे चलते हैं। हाँ, वैक्सीनेशन अब जैसे हमने स्टार्ट की है, अब आप उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकते हैं, जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं, और रिलेटिवली इजी होगा अडॉप्ट। और दूसरा हम लोग देख रहे हैं कि एस्ट्राजेनेका के हवाले से भी बहुत सारी ऐसी अफवाहें भी उड़ रही थी कि वो ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं, लोग इसकी वजह से भी बहुत हिचकिचा रहे थे। इसके हवाले से हमें बताएगा, क्या ये इफेक्टिव है? देखिए, वैसे मैं ना बड़ा हैरान होता हूँ पूरे कोविड में, जिस बंदे को भी नहीं पता ना वो या व्लॉगर था या यूट्यूबर था, ठीक है, वो रात सुबह उठता है रात को पढ़ के, और उसने वो कहानियां सुनानी, और हम लोग वेले बैठे थे घर, हम टाइम तो था इतना हमारे पास, तो वो हमने देख के हर किसी को व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट करना है, सर आज ये हो गया, आज इसका ये प्रॉब्लम हो गया, ये कोविड ये करता है, कोविड ये करता है। एस्ट्राजेनेका, आपको मैं ईरान को बात बताऊं, सबसे ज्यादा यूज होने वाली वैक्सीनेशन। अच्छा, 144 कंट्रीज में एस्ट्राजेनेका यूज हो रही है, ठीक है। अच्छा, 4 केसेस इन 1 मिलियन, 10 लाख लोगों में 4 केसेस में थोड़ा सा ये क्लॉट का आया है। अगर 10 लाख लोगों को कोविड हो जाता तो उनमें से मरने कितने थे, आप अंदाजा लगा। तो ये इसको इतनी हाइप क्रिएट कर दी गई कि वही बात है, जैसे चाइना की वैक्सीनेशन आई तो हम रिलेक्टेंट हुए, आहिस्ता आहिस्ता अब हमें अंदाजा हो रहा है कि नहीं यार, ये तो टॉप ऑफ द लाइन वैक्सीनेशन है। अब आप देखें कि लोगों का फ्लो इसकी तरफ होना शुरू हो, तो ये सोशल मीडिया का इतना इम्पैक्ट मेरे ज़हन में पहले नहीं था जितना मैंने कोविड में देखा है। अच्छा, लोग बहुत ज्यादा इसको फॉलो करते हैं और पूछते भी उससे हैं जिसको इसको कुछ नहीं पता होता। और हमारे तक जब बात आती, जैसे वो 2 साल बाद डेथ हो जानी है, उसकी तो कम्युनिकेशन ही नहीं खत्म हुई, कोई 2 महीने हमारे से महीना पूछ के सर इसका क्या बनना है, क्या बनना है। सो मेरे ख्याल में ना, जिसका काम है उसी को साझी, उसी से पूछें जिसको पता है। इस बात को आगे ना फैला दिया करें, तो लोग फैला देते हैं जी इससे जो क्लॉटिंग बहुत ज्यादा होगी। बल्कि मुझे याद है शुरू के हमारे कुछ पेशेंट जिन्होंने लगाई तो वो तस्वीरें भेजे थे, सर मेरी जो ये जो नाड़ है ना ये फूल गई, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इतना फिर लोगों में एस्ट्राजेनेका से, और बहुत सारे लोगों ने इस पे मीम्स भी बनाई और वो चमचे लगा लिए, बल्ब जल गया कि हमें वैक्सीन के बाद ये हो गया है। मतलब इस तरह की जो अफवाहें हैं वो जो लोग ऑलरेडी जो लगवाने जा रहे हैं, फिर उनमें भी जो एक नेगेटिविटी पैदा करती है। अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूं, पोलियो में भी ऐसा था। अच्छा, पोलियो की मतलब कोई भी वैक्सीन आएगी सबसे पहले इसी तरह का होगा। तब उसमें भी यही था कि जी ये किसी को लगा देंगे तो शायद इस वजह से नहीं ये देने के इनफर्टाइल हो जाए, पॉपुलेशन कम हो जाए, तो ये हर दफा होता था। लेकिन उस वक्त सोशल मीडिया का इम्पैक्ट इतना नहीं था, इस दफा इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था। एग्जैक्टली। और दूसरा, एस्ट्राजेनेका वालों को ये भी मसला आ रहा है, जिन्होंने बैरून मुल्क जाना है, बाहर जाना है, उनको बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। तो क्या इसकी बड़ी मुश्किल ये वजह बन रही है कि WHO जो है वो ज्यादातर चाइनीज वैक्सीन को मानता नहीं है? देखिए, ये तो बिग गेम है इसको। अच्छा। अगर ऑब्जर्व करता हूँ, फार्मास्यूटिकल कंपनीज की मोनोपोली होती है, हर बंदा इस बात को समझता है। अमेरिका क्योंकि एक वर्ल्ड अथॉरिटी है तो वो अपने से ऊपर किसी को जाने नहीं देगा। अमेरिका और चाइना एक दूसरे के रिलेटिवली अगेंस्ट है, या अमेरिका और रशिया एक दूसरे के अगेंस्ट है, तो किस तरह हो सकता है कि वो उसको प्रमोट करें। सो ये तो अनफॉर्चुनेटली हम इसमें स्टक हो गए। लेकिन अगर आप इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे कौन सी कितनी अच्छी है, तो फाइजर, मॉडर्ना, स्पुतनिक, एस्ट्राजेनेका, जॉनसन जॉनसन एंड देन चाइनीज भी इतनी बुरी नहीं है। अब तो चाइनीज ने भी अपना क्योंकि ट्रायल रिलीज कर दिया। शुरू में जब चाइनीज आई थी उन्होंने ट्रायल रिलीज नहीं किया था। कंसाइनोफार्म का पाकिस्तान में ट्रायल हुआ था, वो भी 80% है। साइनोफार्म का भी 80% निकला, तो 80% इट्स फेयर एनफ। मतलब 80% बहुत अच्छा। 80% का मतलब एक ज़हन में रखें कि न्यू केस होने के चांसेस हैं। एक और मैं आपको हैरानकुन बात बताऊं, अगर किसी को हो जाए उसका क्रिटिकल
में जाने के चांसेस कम है, जो है वो साइनोवैक से 100% कम है। अच्छा, विच इज सिग्निफिकेंट। सो इसको बिल्कुल यही तो बात है ना कि सोशल मीडिया ने इस नंबर को इतना इंपॉर्टेंट कर दिया जो पहले डिस्कस भी नहीं होता था। ये जो हम फ्लू शॉट लगाते हैं ये 50% 60% से ऊपर इनकी एफिकेसी नहीं होती, ठीक है, लेकिन ये जो इन्फ्लुएंजा वगैरह का लगाते हैं इसको हम लगवाते हैं, इस पे तो हम डिबेट ही नहीं करते। वो वैक्सीनेशन जो 80% तक जा रही है उस पे हम डिबेट करके सोच रहे हैं। सो यही है, इससे सोशल मीडिया की पावर का अंदाजा होता है कि बिल्कुल ऐसे ही है, सोशल मीडिया की पावर का हम सबको अंदाजा है। दूसरा डॉक्टर इरफान, बहुत से लोग इस चीज में भी कंफ्यूज हैं कि 1 डोज वाली भी वैक्सीन लग रही है, 2 डोजेज वाली भी वैक्सीन लग रही है और 3 डोजेज वाली भी लग रही है, तो तीनों में से कौन सी बेहतर है ज्यादा? अच्छा, तीनों ही इक्वली गुड है। अच्छा, अब देखें टाइम को अगर हम बचाएं तो हमारे लिए तो सिंगल डोज वाली ज्यादा बेहतर हुई ना, ठीक है, जिसको फॉलो अप आपको करने की जरूरत नहीं है। फॉलो अप में हमेशा हमारा जो पॉपुलेशन है ना जी, अगर हम टीबी को भी देखते थे मरीज को 1 महीने बाद बुलाना है ना तो वो गुम हो जाता है। सो मेरे लिहाज से इस पॉपुलेशन के लिए सिंगल शॉट इज द बेस्ट। अच्छा, अच्छा, एफिकेसी के लिहाज से ये तीनों जो चाइनीज वैक्सीनेशन है ये 75 से 82%, ठीक है, विच इज फेयर है ना। मैं समझता हूँ इसमें तो कोई खराबी नहीं है अगर आप देखना चाहें। हाँ, जो फाइजर है, मॉडर्ना है, स्पुतनिक है वो 90+ है, ठीक है। लेकिन ये एक चीज है, जो दूसरा कंपोनेंट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना कि अगर हो जाएगा तो क्रिटिकल पेशेंट कितने होंगे वो बहुत कम है। देखिए अब हम पूछते हैं लोगों से जब वो आते हैं, आपको अगर कोविड हुआ है तो आपको वैक्सीनेशन हुई है, तो अक्सर वो है जिनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई। हमने वो पेशेंट ना होने के बराबर देखे हैं जिनकी वैक्सीनेशन हो और अच्छा, उनको कोविड क्रिटिकल में लेके। अच्छा, मतलब जिनकी हो जाएगी तो उनकी अगर उनको हो भी गया कोरोना तो वो इतने क्रिटिकल सिचुएशन में नहीं जाएंगे। हाँ, तो बेहतर है कि आप लोग सारे जितने भी हमें देखने वाले हैं वो कोई भी आप लोगों को वैक्सीन मिले तो वो ज़रूर लगवाइए। दूसरा डॉक्टर इरफान, हम देख रहे हैं आगे ईद उल अज़हा आने वाली है और हमने ईद उल फितर से पहले भी देखा था कि लोगों ने बाज़ारों का रुख किया था और उसके बाद जो ग्राफ था केसेस का ईद के बाद वो बढ़ा था। तो क्या हम देख सकते हैं कि आगे आने वाले दिनों में भी इस तरह की कोई सिचुएशन हो? देखिए, क्योंकि लॉकडाउन उठ गया है, जो थ्योरेटिकली बात हम सोचते हैं ना, समझते हैं, हमेशा इस वायरस ने पाकिस्तान में हमें सरप्राइज दिया, ये तो सिंपल है। थ्योरेटिकली ये है कि अगर हम इसको एहतियात नहीं करेंगे अगले 2 महीने तक तो ये ऑन राइज होगा। प्रैक्टिकली ये है कि इट सीम्स के लाइक अगर हम वैक्सीनेशन का अपना टारगेट अचीव कर लें, अच्छा, तो इंशाल्लाह ताला हम इससे बहुत हद तक अब बचें। तो आपको क्या लगता है? ये डिजीज जो है, एक चीज याद रखें, ये इरेडिकेट नहीं होनी, ये एज एंडेमिक, ये डिजीज कुछ सी हद तक हमारे साथ अब चले, इसको ये भूल जाएं कि ये बिल्कुल खत्म हो जाएगी, इट विल गो विद अस। और जो स्पीड हम कर रहे हैं, जब तक हम इसको सिग्निफिकेंटली नहीं बढ़ाएंगे तब हम इसको खत्म नहीं कर पाएंगे। अच्छा, और इसमें हर किसी को अपना अपना जो किरदार है वो निभाना होगा, अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। इंतजामिया अपना जो है किरदार निभा रही है, हुकूमत, डॉक्टर्स और हमें भी अपना एज ए शहरी निभाना होगा। डॉक्टर इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद है, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर इरफान, बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ पर आए हैं और आपसे मैं दोबारा से यही दरख्वास्त करूंगी कि जनाब आपने कोई भी वैक्सीन मिले वो ज़रूर लगवाइए, अपनी और अपने चाहने वालों की जान बचाइए, क्योंकि कोरोना से बचना है तो वैक्सीन लगवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है इस वक्त जिस तरह की सिचुएशन चल रही है, क्योंकि केसेस जो हैं वो कम होते जा रहे हैं और मेरे ख्याल से यही वजह है कि हमें अपनी भी और अपने चाहने वालों की भी ज़िंदगी को बचाना चाहिए और इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। आप भी करवाइए और आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उनको भी कहिए और कन्विंस करिए कि वो भी वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। या वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का, मिलता है इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं पानी के मसले के हवाले से। तो इस हवाले से एक अच्छी खबर मेरे पास है तो वो आपको सुनाती जाऊं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पंजाब हुकूमत ने लाहौर में पानी की सतह कम होने से रोक दी है और 1980 के बाद पंजाब हुकूमत ने पहली दफ़ा पानी की सतह कम होने से रोकी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि आबी तहफ़्फ़ुज़ की पॉलिसीज़ के समरात आ रहे हैं और पानी ज़ख़ीरा करने के लिए अहदाफ पर काम किया और बेहतरीन पॉलिसी अपनाई है। पॉलिसी में रिसाइकलिंग, नए एक्वाफायर चार्जेस और बारिश का पानी ज़ख़ीरा करना शामिल है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने लाहौर में पानी की सतह गिरने के हवाले से चार्ट भी शेयर किया है। और दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि सालाना साइंसी रिसर्च के मुताबिक पिछले 2 सालों से लाहौर में ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह
कम नहीं हुई है। 1960 से 2018 तक मुसलसल लाहौर के ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह 1 मीटर सालाना कम हो रही थी। ये सब कैसे मुमकिन हुआ, इस हवाले से बात करते हैं जस्टिस रिटायर्ड अली अकबर कुरैशी से, जो चेयरमैन जुडिशल वाटर एंड एनवायरनमेंट कमीशन है। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह का शुक्र है। सर, हम देख रहे हैं कि लाहौर में जो वाटर लेवल टेबल था वो सालाना 1 मीटर नीचे जा रहा था और जो अब रुक गया है, तो आपके नज़दीक कौन कौन से ऐसे इकदामात हैं जो इस ज़मन में फैसला कुन साबित हुए हैं? मैं इसमें आपको सिर्फ 2 मिनट लूँगा बताने के लिए कि ये 2 साल का पीरियड दिया है प्राइम मिनिस्टर ने भी और CM साहब ने भी। तो पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि हमारी जो जुडिशल वाटर कमीशन की जो कोशिशें थी वो रंग ले आई और आज हम ये कहने के काबिल हो गए हैं कि जो डिप्लीशन है, जो पानी की सतह नीचे जा रही थी, हर साल 3 फुट नीचे जा रही थी, वो रुक गई है। इसका सफ़र कब शुरू हुआ? जब मैं बेंच पे था तो एक पिटीशन के सिलसिले में इस पे नोटिस लिया और नोटिस लेने के बाद फिर हमने कहा कि जो सर्विस वाटर है, जो ज़मीनी पानी है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए और जो एक्वाफर है, जो ज़मीन के नीचे ड्रिंकेबल वाटर है, उसको बचाया जाए। उसके लिए पहले एक आइडिया जो मेरे ज़हन में आया वो हमने कहा कि वज़ू के पानी को रीयूज़ किया जाए। मैं इसको शॉर्ट करते हुए बताता हूँ कि वो फिर हमने लगाना शुरू किया। इस वक्त हम तकरीबन कोई 210 मसाजिद के साथ टैंक बना चुके हैं और वजू का पानी रीयूज हो रहा है। अच्छा। फिर हमने ये जो सर्विस स्टेशन थे ये बेतरेक पानी इस्तेमाल करते थे, बिल्कुल ऐसे इनके को तकरीबन 350 के साथ हमने वो लगा दिए उसका रिसाइकलिंग प्लांट। अब वो इस्तेमाल हो रहा है। इसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट बात की वो ये की कि ये जो इछड़े वाली नहर है, इसके अंग्रेज दौर से 26 वाटर कोर्स निकलते थे। वो जो 26 वाटर कोर्स से बंद हो चुके थे, वो वाटर कमीशन ने, जुडिशल वाटर कमीशन ने वो जो थे वो वाले उसको ऐसे किया कि 17 हमने खुलवा दिए। अब इस वक्त गवर्नर हाउस, एसन कॉलेज, GOR1, लॉरेंस गार्डन, पंजाब यूनिवर्सिटी और मॉडल टाउन पार्क, ये सारा नहर का पानी जाता है। ठीक है जी, ये किया, ये सारी मसाजिद के साथ। उसके बाद जब मैं रिटायर्ड हुआ तो जस्टिस शाहिद करीम साहब, जिनका लाहौर के शहरियों को शुक्रिया अदा करना चाहिए, उन्होंने कमीशन बनाया और वो कमीशन मेरी सरबराही में बनाया। तो एग्जैक्ट वो 2 साल पहले बनाया था, एग्जैक्ट 2 साल पहले। उसके लिए फिर हमने ये कोशिशें जो मैंने आपको बताया ये अभी भी जारी है। ये कोशिशें हमने की कि सर्विस वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल, PHA को कहा। फिर आप एक बात सुन के बहुत खुश होंगे कि हमने एक काम ये किया कि दाता साहब का जो पानी था उसका टैंक मुकम्मल हो चुका है, वहाँ से हम पानी उठा रहे हैं। वहाँ डेली तकरीबन 80,000 से 1 लाख लीटर वजू का पानी इकट्ठा होता है और PHA वाले वो पानी उठा के तो पौधों को और सड़कें धोने के काम करते हैं। तो इस तरीके से हमने जो लगाया तकरीबन 2.5 करोड़ लीटर डेली जो सर्विस वाटर है हम वो इस्तेमाल करते हैं और जिससे वो जो एक्वाफर है, जो ड्रिंकेबल वाटर है ज़मीन के नीचे, वो इस्तेमाल नहीं होता। तो जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, जो चीफ मिनिस्टर ने, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक्नॉलेज किया है और एग्जैक्ट 2 साल का ही पीरियड जो जुडिशल कमीशन बना और अब वो जो उसकी डिप्लीशन है वो रुक गई है। हर साल 3 फुट नीचे जाती थी। लाहौर में 800 फुट पे हम जा चुके हैं, नीचे 200 फुट पानी है और वो 3 फुट जा रही थी, अब अल्लाह की मेहरबानी से रुक गए हैं और गवर्नमेंट ने भी महसूस किया है। इसमें सबसे ज़्यादा हमारा जो साथ दिया है वो MD वासा सैयद जाहिद अजीज़ हैं, सबसे ज़्यादा साथ उन्होंने दिया और हम इसमें कामयाब हो सके। बिल्कुल ऐसे ही है सर, जो आपने कहा था आपने वो कर दिखाया है और हमने देखा भी आपकी कारकर्दगी। सर, जिस तरह आप बता रहे हैं कि जो इकदामात उठाए गए हैं पानी को महफूज करने के हवाले से, रिसाइकलिंग करने के हवाले से, एक्वाफायर चार्जेस लगाए गए हैं, तो इस तरह के इकदामात मुल्क के तमाम बड़े शहरों में नहीं कर देने चाहिए? ये बिल्कुल करने चाहिए। मैंने तो ये लिख के दिया था कि सबसे पहले पंजाब में जो बड़े मज़ारात हैं, बड़ी मसाजिद हैं, बड़े मज़ारात हैं, उनके साथ किया जाए। मेरी प्रेसिडेंट से भी मुलाकात हुई थी,
चीफ मिनिस्टर साहब से ही मुलाकात हुई, गवर्नर से भी मुलाकात हुई। मैंने उनको जो काम किए थे मैंने उनको बुक बकायदा वो पेश की, अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश की, जिसमें ये तजावीज़ थी कि जितनी बड़ी मसाजिद है इनके साथ ये किया जाए, नहर का पानी इस्तेमाल किया जाए, और जितने बड़े मज़ारात हैं। अब मुझे पता लगा कि यह पंजाब के चीफ सेक्रेटरी हैं, उन्होंने मेहरबानी की है कि उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई है जिसमें उन्होंने कहा माधुलाल हुसैन शाह और उसके बाद मियाँ मीर हैं, ये जो बड़े जो मज़ारात हैं इनके साथ मुल्तान में बहुत बड़े मज़ारात हैं, ये बनाए जाएं। और उसके बाद सिंध के अंदर बड़े मज़ारात हैं, पिंडी के अंदर बड़े मज़ारात हैं। और फिर मैं आपको एक और बात बताता हूँ, वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें एक वक्त की इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ ये बार बार इसके ऊपर कुछ भी नहीं करना। एक सिर्फ हमने वो डिगिंग करनी है, एक गड़ा बनाना है और उसको सिमेंटेड करके पानी इकट्ठा करना है, वहां से पानी उठा के हमने इस्तेमाल करना है, और एक मोटर लगनी है। अब आप लगा रहे हैं कि एक वक्त की इन्वेस्टमेंट है और सारी उम्र पानी उठाते जाए। ये दाता साहब आप देख रहे हैं कि 1 लाख लीटर पानी डेली उसके अंदर आ। बिल्कुल ऐसे ही है। और सर कहा जा रहा था कि 2025 तक जो है वो लाहौर में पानी नायाब हो जाएगा, तो अब क्या हम ये समझ सकते हैं कि सतह अब जो है बरकरार है पानी की और वो नीचे नहीं जा रही, रुक गई है, तो लाहौर में मजीद चंद साल जो है पानी वो वाफिर मिकदार में मौजूद होगा या हमें मैसर होगा? मैं तो एक ही गुजारिश करूंगा लाहौर के शहरियों से कि अगर वो कराची वाले हाथ से बचना चाहते हैं जहाँ टैंकर चलते हैं, अब पिंडी इस्लामाबाद में भी टैंकर चलने शुरू हो गए हैं, अगर वो इससे बचना चाहते हैं तो खुदा के लिए ये पानी को बचाएं, जो सर्विस वाटर है इस्तेमाल करें, घरों के अंदर पानी को बचाएं। आप एक जो शहरी है वो थोड़ी सी तजावीज़ पे अमल कर ले तो डेली 10 लीटर पानी वो बचा सकता है। मिसाल के तौर के ऊपर आप अपने वॉशरूम में जाते हैं तो आप ब्रश करते वक्त जो नल है जो उसको आप टैप को बंद कर दें, टैप को आधा खोलें, पूरा ना खोलें, टैप को आधा खोलें ब्रश करते वक्त। जब आप आउट ऑफ शावर है शावर बंद कर दें। ये छोटी बातें हैं। अब आप अपने किचन में जाते हैं तो खवातीन क्या करती हैं कि वो जो अपना जो फ्रीज किया हुआ जो होता है, इसका मटन होता है, गोश्त वगैरह होता है, उसको निकाल के तो नल के नीचे रख देती है। 15 मिनट वो पानी ज़ाया होता रहता है, उसको आधा घंटा पहले निकाल लें। फिर घर में जो गाड़ी धोई जा रही है वो पाइप के साथ मुलाजम धो रहा है, मुलाजम को के बाल्टी के साथ गाड़ी धोए। ये छोटी छोटी चीज़ों से एक आदमी 10 लीटर पानी डेली बचा सकता है। आप अंदाज़ा लगा लें कि कितना पानी लाहौर की 1.25 करोड़ आबादी है, तो 10 लीटर एक आदमी बचाए तो कितना पानी बचेगा। फिर आप देखिए दूसरा एक छोटा सा काम करके आप, और उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है। आप जब वजू करते हैं तो वजू के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वजू करते थे तो वो बर्तन में पानी लेके वजू करते थे। और उनकी हदीस है कि अगर आप नदी के किनारे भी हैं तो वजू कर रहे हैं तो पानी ज़ाया ना करें। इससे ज़्यादा सख्त हुक्म क्या हमारे लिए हो सकता है पानी बचाने का? इससे ज़्यादा सख्त हुक्म क्या हो सकता है? और अगर हमने ये चीज़ें ना की तो 2025 तक चले, अब ये डिप्लीशन रुक गई है, हमने काम किया, कुछ वासा ने भी काम किया, ये सारा काम करके डिप्लीशन रुक गई है, लेकिन फिर तवज्जो न दी तो 2028 तक चले जाएंगे। अब जरा थोड़ा सा तसव्वुर लाइए। मैंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से भी मुलाकात की थी, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि जी आप तो कराची के रहने वाले हैं, तो वहाँ जो एक टैंकर 8 से 10 हज़ार में टैंकर आता है, मुझे आप बताइए लाहौरिये कितने टैंकर ये बर्दाश्त कर लेंगे? महीने का 15, 20, 25, 30 हज़ार रुपया टैंकर देने का बर्दाश्त कर लेंगे, जिसकी 20 हज़ार रुपया तनख्वाह है, 25 हज़ार रुपया तनख्वाह है। तो मैं हाथ जोड़ के लाहौर के शहरियों से ये गुजारिश करता हूँ कि खुदा के लिए पानी को बचाइए। पानी जितना ये नेमते रब्बे जलील है, इसका भी अल्लाह ताला ने हिसाब पूछना है। पानी को बचाएं अपने लिए, आने वाली नस्लों के लिए। फिर एक और बात मैं कहूँ, अपने हिस्से का पानी हम पी चुके हैं, हम आने वाली नस्लें को हिस्सों का पानी पी रहे हैं। सर माहिरीन तो ये कहते हैं कि पानी के ज़िया को रोकने के लिए इस पे कीमत मुकर्रर कर दी जाए ताकि लोग जो है इसका कम से कम इस्तेमाल करें। क्या ऐसे किसी मंसूबा ज़ेर गौर है? ये आपने बड़ी इम्पोर्टेंट बात की।
अब अगर हम लाहौर की बात करें तो मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, हम पानी के साथ अय्याशी कर रहे हैं। जो पानी का बिल है वो ना होने के बराबर, हम पानी लोगों को मुफ्त दे रहे हैं। आप वो बिल उठा के देख लें कि पर लीटर वो कितने पैसे पानी है, आप उठा के देख लें, वो शर्म आती है देखते हुए। अब मैंने ये तजवीज़ दी है कि पानी की जो कीमत है उसको बढ़ाई जाए और पानी की कीमत ज़्यादा की जाए। जाके देखिए आपके घर में बिजली का मीटर लगा हुआ, आप जो फालतू बिजली है कैसे फौरी तौर पे बंद करते हैं कि बाहर मीटर लगा हुआ है और वो चलेगा तो हमें बिल देना पड़ेगा। इसीलिए आप 70 लाख मीटर, वासा वाले 70 लाख मीटर लगा रहे हैं, अभी तक तो आए नहीं, वो लेट होते जा रहे हैं। वो मीटर लगाए जाएं और उसके बाद पानी की कीमत ज़्यादा की जाए, फिर लोगों को एहसास होगा कि ये पानी कम इस्तेमाल किया जाए। इस वक्त तो पानी के साथ अय्याशी हो रही है, लोगों को मुफ्त पानी दिया जा रहा है। इस वक्त तो सिर्फ ये बात हो। बिल्कुल ऐसे ही। और सर हम देखते हैं कि लाहौर में रोजाना तकरीबन 12.9 लाख एकड़ फीट पानी जो है वो जमीन से निकाला जाता है। क्या ताज़ा पानी इस्तेमाल करने की बजाय हम लोग रिसाइकल पानी नहीं इस्तेमाल कर सकते? रिसाइकल पानी हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमारे पास ऑप्शन खत्म होती जा रही है। अगर हमने कोई ध्यान ना दिया और पानी ना बचाया तो हमारे पास दिन ब दिन ऑप्शन कम होती जा रही है। फिर एक वक्त आएगा नहर का पानी साफ करके सिर्फ हमारा, जिसका अभी तक वो मंसूबे पे कोई उसके लिए कोई मेखल फंड भी नहीं रखेंगे और कुछ भी नहीं है, अभी तक नहीं है। अल्लाह करे वो लग जाए कि नहर का पानी साफ करके फिर वो लोगों को दिया जाएगा, पीने के लिए दिया जाएगा। अब देखिए जो नेचुरल वाटर अल्लाह ताला ने दिया है उसको हम अय्याशी से इस्तेमाल कर रहे हैं। आप खुद देखती होंगी कि लोग पानी को कैसे बाहर वो नल के साथ पानी अपना पूरा जो गिराज है, अपना घर है, वो उसके साथ धोया जा रहा है बजाय बाल्टी के, उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस तरीके से हर बंदा अगर पानी बचाएगा, मैंने ये किया है कि जो अपने घर पानी अपनी गाड़ी नल के साथ धोएगा, पाइप के साथ धोएगा, उसको अब 5,000 रुपया जुर्माना किया जा रहा है। ये वाले हैं डॉल्फिन वाले, ये बकायदा उनकी तस्वीर उतार के वो तस्वीर हमें देते हैं, तो हम उनको जुर्माना पहले 2,000 था 5,000 कर दिए। वो तस्वीर उतार के लाएंगे, उनको 5,000 रुपया जुर्माना किया जाएगा। लेकिन ये बातें तो सारी बातें हो जाएंगी, लेकिन असल बात तो ये है कि हमने खुद एहसास करना। सर ये तो आप घर पे जुर्माना करने की बात कर रहे हैं। सर ऐसे हमने बहुत से देखे हैं जो कार वॉश सेंटर्स भी हैं जो हमें मार्केट में नजर आते हैं, क्या उनको भी जुर्माने किए जाते हैं? वहां पर भी तो पानी का बहुत ज़्यादा होता है। मैंने उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई है। अच्छा। मैंने उनको जुर्माने किए जा रहे हैं। और सर्विस स्टेशन जो हैं वहाँ 350 पे रिसाइकलिंग प्लांट, फिर एक फॉलो अप टीम है जो फॉलो करती है, जो जिसका प्लांट नहीं चल रहा उसको ठीक करती है। अगर वो फिर भी नहीं चलाता तो उसको जुर्माना उसी वक्त मौके पे जुर्माना किया जाता है और उसके बाद उसके खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई जाती है। मैं तो जो सख्ती हो सकती है मैं कर रहा हूँ, इसमें कोर्ट बड़ी मदद कर रही है। और मैं दोबारा कहूँगा कि जस्टिस शाहिद करीम साहब ने इस हवाले से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया है। तो हम आज देखें कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ द पंजाब दोनों ये कह रहे हैं कि डिप्लीशन, पानी की जो सतह नीचे जा रही थी एक्वाफर की, पीने वाले पानी की, वो 2 साल से रुक गई है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि 2 साल पहले ही ये जुडिशियल कमीशन बना था और इसने ये काम करने शुरू किए। मैं आपके प्रोग्राम में भी आया था और उस वक्त भी मैंने आके यही कहा था कि जुडिशियल कमीशन का मैं सरबराह था और हमने ये काम किया। सर मजीद क्या क्या किया जा सकता है पानी को बचाने के हवाले से? ये अभी तो इकदाम उठाए जा रहे हैं, पानी को बचाया जा रहा है, मजीद हम क्या इसमें इनहांस कर सकते हैं, प्रोग्राम्स लेकर आ सकते हैं? मजीद हम ये कर सकते हैं, मजीद फौरी तौर पे हम ये कर सकते हैं, एक तो पानी की कीमत बढ़ाई जाए, नंबर 1। नंबर 2 किया जाए, नंबर 2 के मीटर लगाए जाए। 70 लाख मीटर कहते हैं, मैं कहता हूँ 1 करोड़ मीटर लगाए जाए। 70 लाख चले मीटर लग जाए, फिर भी लोग पानी कम इस्तेमाल करेंगे। बाहर मीटर की सुई चल रही है, वो बिल उसके मुताबिक देना पड़ेगा। ये 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें किया जाए। तीसरा ये किया जाए कि हमने एक और काम किया कि ये जो कोको कोला है उनका स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है। वो ट्रीटमेंट प्लांट 14 लाख लीटर डेली ट्रीटेड वाटर वो ड्रेन में डालते हैं।
वहां से पानी उठाना हमने शुरू कर दिया है। अब हमें चाहिए कि जो हर फैक्ट्री है वो उतनी देर तक वो फैक्ट्री ना लगे जितनी देर तक वहाँ ट्रीटमेंट प्लांट ना लगे, और वो ट्रीटमेंट प्लांट में रिसाइकल करके पानी को वो दोबारा चलाया जाए, वो पानी दोबारा इस्तेमाल किया जाए। अब आप देखें लाहौर में, पंजाब में कितनी फैक्ट्री हैं, हर फैक्ट्री के साथ अगर ट्रीटमेंट प्लांट लग जाता है तो वो ही पानी को आप रिसाइकिल करेंगे। अब देखिए शुगर इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री को मैंने बुलाया था, अब बुला के उनको कहा कि ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं। शुगर इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पानी इस्तेमाल होता है, सबसे ज्यादा पानी, वहां के ट्रीटमेंट प्लांट लग जाएं तो वो ही पानी रिसाइकिल होके दोबारा इस्तेमाल होगा। जब वो रिसाइकिल होकर दोबारा इस्तेमाल होगा उतना पानी जमीन से नहीं निकलेगा, उतना पानी जमीन से नहीं निकलेगा तो जमीन वाला पानी बचेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल ऐसे ही है सर। ये तो एक हमारे लिए खुशखबरी है कि पानी की जो सतह है वो अब नीचे जाने नहीं जा रही, रुक गई है। तो इसको बरकरार रखना हम सब पे बहुत ज़्यादा लाजिम हो चुका है कि हम अपनी अपनी जिम्मेदारी उठाएं। एक हुकूमत तो अपनी जिम्मेदारी उठा रही है, इंतज़ामिया भी अपना काम कर रही है, तो इसमें हमारा भी बहुत ज़्यादा किरदार अमल दरामद हम लोग भी कर सकते हैं, हम पे भी लाजिम होता है। यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का मिलते हैं, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, प्रोग्राम के आगाज में हम शदीद गर्मी का जिक्र कर रहे थे, और जैसे ही गर्मी आती है तो हमारा रहन सहन, हमारा पहनना ओढ़ना, खाना पीना, हर चीज़ चेंज हो जाती है और मौसम की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवा हफ्ते गर्मी 4 दिन तक जारी रहेगी, और जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाती है हमारे प्रॉब्लम्स बढ़ते जाते हैं। ख़ासतौर पे हमारे स्किन के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ते जाते हैं, वो चाहे लड़कियों के हो, वो चाहे इस दफ़ा मर्द भी इस दौड़ में मेरे ख्याल से शामिल होते जाते हैं, उनको भी एक्नी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। देन इन सब सॉल्यूशन का किस तरह हम ले सकते हैं, किस तरह आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर आतिफ काज़मी मौजूद हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, उनसे अपने सवालों के जवाब लेते हैं। डॉक्टर काज़मी, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। हम जैसे डॉक्टर आतिफ देख रहे हैं कि गर्मी बढ़ती जा रही है, तो गर्मी में स्किन के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं, एक्नी हो जाती है, पिंपल्स निकलना शुरू हो जाते हैं। तो गर्मी से हम कैसे बच सकते हैं, उसके असरात से अपने स्किन को किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बड़ी बात है कि जी गर्मी जब है इसमें पसीना बहुत आता है, स्वेटिंग बहुत होती है। ज़्यादातर जो जल्दी इमराज हैं गर्मी में वो पसीने और स्वेटिंग की वजह से होती हैं। हमारे पोर्स बंद हो जाते हैं, पिंपल्स चेहरे पे पड़ जाती हैं, जिस्म पे पित्त के दाने निकल आते हैं जिसे प्रिकली हीट कहते हैं। वो हमारे मर्द हजरात में बहुत होते हैं, ख़वातीन में पित्त इतनी नहीं है, मर्दों में प्रिकली हीट, हम अपनी ज़बान में उसको मिली एरिया कहते हैं। अच्छा। हाँ जी। उसके बाद क्या कहते हैं कि जब देखा जाए तो फोड़े फिंसियाँ बन जाते हैं। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े फोड़े फिंसियाँ वो जिस्म पे, चेहरे पे गर्मी की वजह से आ जाती हैं। उसके बाद फंगस हो जाती है, जैसे दाद कहती हैं। अच्छा। वो पूरे जिस्म पे फैल जाती है। उसके बाद फंगस के अलावा अर्टिकेरिया, जिसे छपाकी कहती हैं। और जो सबसे बड़ी बात है एक्जिमा हो जाता है, जिसे पंजाबी में चंबल कहते हैं। तो ये बीमारियाँ वो बीमारियाँ हैं जो गर्मी में फोड़े, फिंसियाँ, कील, महासे, छाइयाँ, बालों का गिरना, इवन अब आप अगला महीना जो आएगा हमारा मानसून में बाल बहुत गिरने शुरू हो जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इन चीज़ों से बचने के लिए जो सबसे बड़ा है वो हमें अपनी हाइजीन का ख्याल करना। अच्छा। हमें अपने आप को कम से कम गर्मी में 2 दफ़ा शावर ज़रूर लें। हमें 1 दफ़ा नहाना दो, सुबह और शाम को। उसके बाद ख़वातीन में जहाँ तक आप लोगों का तल्लक है, आप ख़वातीन, अब तो बल्कि मर्द हज़रात भी मेकअप करने लग गए हैं, पहले तो खाली ख़वातीन थी। लेकिन ख़वातीन को मैं ये कहा करता हूँ कि जब उनकी, जिस तरह आपकी जॉब है, कोई शोबिज़ में है, तो जब आपकी वो पार्ट आपकी जॉब का ख़त्म हो जाए तो फ़ौरन अपना मेकअप आप वाइप ऑफ कर दें। अच्छा। ताकि वो पसीने के साथ आपकी स्किन प्रॉब्लम्स को और ना बढ़ाए। ये ना हो कि कल को एक्नी और पिंपल्स और महासे आपके ज़्यादा हो जाएं। उसके बाद जो गर्मी के पसीने से जिस्म पे फंगस बनती है, वो पैचेस गोल गोल बन जाते हैं, जैसे रिंग वर्म भी कहते हैं, गोल गोल रिंग। ठीक है। हम ये करते हैं, भी इसी वजह से वजूहात यही है, गर्मी, पसीना, हबस, उस वजह से। हमारे घरों में ये होता है कि टॉवल एक होता है, यूज सारे कर रहे होते हैं। तो मैं हमेशा हर प्रोग्राम में ये बताता हूँ कि टॉवल जो है सबके सेपरेट हैं। अच्छा। जिस तरह हमारे टूथ ब्रशेस सेपरेट होते हैं, तो हम टॉवल भी सेपरेट करें।
मदर फादर बच्चे सब अलग-अलग हो, ताकि हमें वो ना, फिर हमें एक्जिमा जिसे चंबल कहते हैं, ठीक है, हाँ वो बड़ी कॉमन है। अब एक्जिमा में क्या होता है कि जब पसीना बहुत आता है, आपने जूते मर्द हजरात ने जो सुबह 9 बजे जूता पहनते हैं, रात को 9 बजे उतारते हैं, उनको पसीना बहुत आता है, पाँव में एक्जिमा और पाँव में फंगस दोनों बीमारियां हो जाती हैं, पाँव में खारिश बहुत होती है। ख़वातीन जो आप लोग हैं, आप लोग इन दिनों में सैंडल्स और चप्पल ज़्यादा पहनती हैं। आपको ये सैंडल और चप्पल जो पहनती हैं, वो जो सैंडल का कवर होता है ऊपर का, जो पाँव को कवर कर रहा होता है, वहाँ इरिटेशन शुरू हो जाती है और आप हल्की हल्की खारिश करती हैं। जब हल्की हल्की खारिश करती हैं, वो एक्जिमा में बन जाती है और वहाँ फिर इतना मज़ा आता है मीठी मीठी खारिश करने का। आप कहीं बैठी हैं तो पाँव को खारिश करती चली जाती हैं ख़वातीन। उसके बाद घड़ी पहनने के स्ट्रैप या चेन के साथ, उसके साथ पसीने के साथ भी आ जाते हैं। ज्वेलरी जो आप लोग पहनती हैं उसके साथ आ जाती है एक्जिमा या चंबल। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको हम अवॉइड, और सबसे बड़ी बात मैं करता चलूँ, कॉटन का कपड़ा हमें पहनना है इन दिनों में। अगर हम पॉलिएस्टर पहनेंगे, सिल्क पहनेंगे या हम कोई सैटिन पहनेंगे, उसके साथ ये होता है कि वो हमारी जब स्किन को लगेगी तो पसीने के साथ हमें फंगस भी आएगी, एक्जिमा भी होगा। तो मैं अपनी ख़वातीन बहनों को ये कहना चाहूँगा कि जब आप किसी फंक्शन पे जाएं, शादी ब्याह पे, उस वक्त को तो सिल्की कपड़े पहने, लेकिन जब आप घर में हो और आप नॉर्मल कंडीशन में हैं तो सवाए कॉटन के गर्मियों में और खुले कपड़े पहने, ज़रा बहुत टाइट ना पहने। खुले में हवा भी आएगी, पंखा भी आपके घर में है, जहाँ एयर कंडीशन लगा हुआ है उनको उसमें फ़ायदा होगा। तो कपड़ों का, कॉटन का यूज़ करना सबसे ज़रूरी है गर्मी के दिनों। तो जैसे डॉक्टर काज़मी, आगे बहुत ज़्यादा गर्मी भी आने वाली है, मानसून का भी आपने कहा कि जो है वो शुरू होने वाला है, तो इसमें किस तरह के हमें फिर अपनी डेली रूटीन अपना लेनी चाहिए कि इन बीमारियों से हम छुटकारा पा सकें? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि फ्रूट्स, जूसेस, पानी, मिल्क शेक, दूध, जितना हम फ्लूइड का इस्तेमाल करेंगे बेहतर होगा। अब देखें, आप यहाँ आती हैं सुबह, आपके पास एक मिनरल वाटर की बोतल होनी चाहिए, आपके पास एक सन ब्लॉक होना चाहिए, आपके पास सन ग्लासेस होनी चाहिए, एक कैप होनी चाहिए या छोटा सी अम्ब्रेला रख लेते हैं। इन दिनों में हमें प्रोटेक्शन ज्यादा करनी है अपनी सन स्ट्रोक से, सन बर्न से बचाने के लिए। जो लोगों का कम्प्लेक्शन बड़ा फेयर है, जिस तरह कश्मीरी हमारी बिरादरी या पठान लोग हैं, अगर फेयर कम्प्लेक्शन में वो इस गर्मी में बाहर निकलेंगे, उनको सन बर्न हो जाएगा और उनका सन बर्न के साथ फिर उनका पिगमेंटेशन, चेहरे पे छाइयाँ पड़ जाती हैं जिससे मिलाजमा कहते हैं, काले काले धब्बे पड़ जाते हैं। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि गर्मी में जब भी बाहर निकलें सन ब्लॉक यूज करें, और सन ब्लॉक अपने डर्माटोलॉजिस्ट से पूछ के करें। एक सन ब्लॉक सारी फैमिली नहीं कर सकती। आपकी स्किन और है, आपके वालिद की और है, वालदा की और है, बहनों भाइयों की, तो वो डॉक्टर जो आपको डर्माटोलॉजिस्ट बताएगा वो यूज करें। पानी का इस्तेमाल कम से कम 7 से 8 ग्लास पानी आपने डेली गर्मी में पीनी। उसके बाद ये फ्रूट्स और जूसेस, मिल्क शेक्स, इनका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। और मुरगन गदाएं जो लाहौरिये खाते हैं ना, अंदरूने शहर के, हरीसा, निहारी, सिरी पाए, इससे थोड़ा इज्तनाब करें, इनको इज्तनाब करें, क्योंकि इसके साथ हाई प्रोटीन डाइट के साथ आपको पिंपल ज्यादा निकलेंगे जब दाने होंगे। फिर ये बच्चे फास्ट फूड बहुत खाते हैं, बर्गर, पिज़्ज़े, शवारमे, चॉकलेट्स, और ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं इनको अवॉइड करें। सॉफ्ट ड्रिंक्स की बजाय कच्ची लस्सी पिए। अच्छा, कच्ची लस्सी पीना बहुत अच्छा है। पानी, दूध में पानी में डाल के उसको करके इतनी वो पानी की तरह ठंडी करके पिए, उसकी तासीर बहुत अच्छी है। उसके साथ दही खाएं। सुबह उठ के योगर्ट का खाना बहुत जरूरी है। आप दही खाएंगे, चेहरा आपका फ्रेश होगा, जिस्म आपका फ्रेश होगा। तो ये चीजों का अगर आप खाली एहतियात वो सारी डाइट है डॉक्टर आतिफ, जो हम देखते थे हमारे नाना दादा वगैरह, ये लोग अपनी डाइट में हिस्सा उनका होता था, अभी तक वो लोग ये खाते हैं। तो हम लोग इनसे जितना दूर होते जा रहे हैं, हमारी सेहत भी खराब होती जा रही है, हमारी स्किन भी खराब होती जा रही है। हमारे नाना दादा के जमाने में बर्गर पिज़्ज़ा नहीं मिलते थे। एग्जैक्टली। वो हमारे नाना दादा मक्की की रोटी और उसके ऊपर साग लगा के खाते थे, सरसों का साग। मैं जब अपने गांव जाता था, मेरा गांव सरगोदा में घर है, तो मैं जाता था तो हमें वहाँ जनाब हमारी ताई चाचियाँ जब जिंदा होती थी, उन्होंने मक्की की रोटी साग देनी। फिर हमें उन्होंने कहना आम वो खाएगा बंदा गर्मियों में जो कच्ची लस्सी पिएगा। हमारे बच्चों को तो मक्की की रोटी और साग को नाक पकड़ लेते हैं, स्मेल आ रही है, घर में ये हो रहा है। हम लोगों को जो ये हमारी पौध है, जो आजकल की जनरेशन है, ये सिवाय फास्ट फूड के और कुछ नहीं कर रही, और इसने नानो दादों को भी फास्ट फूड पे लगाया हुआ है। हाँ देखे ना आप, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये मसला है सारा। तो आगे फिर बहुत से लोग हैं, अब फेशियल्स भी ट्रेंड में आ गए हुए हैं,
डिफरेंट तरीके के फेशियल्स कराते हैं, गर्मियों में किस तरह के हमें फेशियल ट्रीटमेंट कराने चाहिए या नहीं कराने चाहिए? नहीं, बिल्कुल कराना चाहिए। अच्छा। देखिए, फेशियल कराना कोई बुरी चीज नहीं है। मैं ये कहता हूँ एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। एग्जैक्टली। देखिए ना, फेशियल अगर आप हर हफ्ते कराने लग जाएं जाके, आपकी जो पोर्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। और फेशियल में डिफरेंट फेशियल मिलते हैं। हम लोग जो करते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट उसे हाइड्रा फेशियल कहते हैं, और वो हाइड्रा फेशियल के बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं। एक माह के बाद हम करते हैं, 3-3 हफ्ते के बाद 3-4 सेशन करते हैं, और मरीज की स्किन पे ग्लो आ जाती है। अच्छा। चमक आ जाती है, पेशेंट बड़ा फ्रेश फील करता है। खवातीन को, हमारी ज्यादातर खवातीन का मसला ये होता है कि वो कहती हैं जी मेरी स्किन जो है ना वो बड़ी इस वक्त डल है, डेड स्किन है, तो डॉक्टर आतिफ उसको बेहतर करना है। तो हम खुद डर्मेटोलॉजिस्ट जो है हाइड्रा फेशियल करते हैं, उसके साथ स्किन के पोर्स जो होते हैं वो उनके ठीक हो जाते हैं, उनमें स्किन में वो जो रिंकल्स पड़े होते हैं और जो स्किन पे पिगमेंटेशन है वो बड़ी ख़त्म हो जाती है, और वो बंदा बहुत फ्रेश लगता है। तो मेरा मशवरा ये होगा कि जो आपकी ब्यूटी सैलून्स हैं और ब्यूटी पार्लर्स हैं, उनमें गर्मियों में बार बार मत आप जाएं अपने फेशियल कराने, बल्कि अपने, अब तो हाईफू आ गया है, फेशियल रिजुविनेशन लेजर्स हमारे पास आ गए हैं। अब मैं भी करता हूँ और सारे डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट करते हैं। तो हम करते हैं वो जो साइंटिफिक चीज है। हम लोगों को पता, अब आप मेरे पास अगर आती हैं कोई चीज मुझसे पूछने के लिए प्रोसीजर, तो मुझे पता है आपकी स्किन टाइप क्या है, मुझे पता है आपकी स्किन के लिए कौन सा केमिकल अच्छा होगा, क्योंकि मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। अब एक जो ब्यूटिशियन है उसको तो ये आपकी स्किन टाइप का और एनाटमी और फिजियोलॉजी का नहीं पता ना। तो मेरा मशवरा ये होगा कि जब भी हमारी बच्चियों को, खवातीन को जो फेशियल करानी है, डर्मेटोलॉजिस्ट हाइड्रा फेशियल करते हैं, हाईफू करते हैं, डर्म एब्रेजन करते हैं, पीलिंग करते हैं। अच्छा। हम लोग माइक्रोडर्म करते हैं, बहुत प्रोसीजर है हमारे पास। और अब हमारे पास क्रीम्स भी हम ऐसी बनाने लग गए हैं जिनके साथ चेहरे पे ग्लो आ जाती है। और जिस तरह आपने इनकी बात की है कि स्किन का अपने बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किस टाइप की हमारी स्किन है। डॉक्टर्स को तो पता होगा, लेकिन बहुत से लोग हैं जो नहीं भी जा सकते डॉक्टर्स के पास या सैलून्स नहीं जा सकते, वो घर में खुद किस तरह चेक कर सकते हैं कि हमारी स्किन टाइप कैसी है? देखिए, 2-3 तरह की स्किन टाइप होती है। एक होती है ऑयली, एक होती है ड्राई, एक होती है मीडियम। यही 3 स्किन टाइप्स हैं। अब पेशेंट आगे कहते हैं मेरी स्किन बड़ी ऑयली है। अब ऑयली स्किन जो होती है उसके लिए हम कहते हैं कि जी आप दिन में 3-4 दफा जो रनिंग टैप वाटर है उसके साथ अपना मुंह धोएं। ठीक है। और उस पे एक्सेस साबुन मत यूज करें। उस पे कोई सिर्फ फेस वॉश यूज कर सकते हैं। हम बताते हैं पेशेंट को कौन सा फेस वॉश कौन सी स्किन के लिए। जो ड्राई स्किन है उसके लिए मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स और लोशन देते हैं। अच्छा। अर्क गुलाब देते हैं, और उसको ग्लिसरीन और अर्क गुलाब एक है जो ड्राई स्किन में बहुत सस्ता, खुद ही ग्लिसरीन ले लें, एक्वा रोज ले लें, मिक्स करें और ड्राई स्किन पे लगा लें, स्किन सॉफ्ट। और जो मीडियम स्किन होती है उसके लिए भी हम उनको फेस वॉश बताते हैं, क्रीम बताते हैं। तो मरीज को खुद पता होता है कि उसकी स्किन ऑयली है, ड्राई है या मीडियम है। हम उसके मुताबिक फिर अपने पेशेंट्स को क्रीम्स, लोशन और जेल्स देते हैं। और दूसरा डॉक्टर आतिफ, आजकल मास्क पहनने की वजह से बहुत ज्यादा एक्नी प्रॉब्लम हो रहे हैं, एक्नी हो रही है। दूसरा, उनके जो स्कार्स हैं वो रहते जा रहे हैं, ब्लैक स्पॉट्स बनते जा रहे हैं। इनसे किस तरह हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। मास्क और सैनिटाइजर हाथों पे लगाने के साथ एक्जिमा आ रहा है लोगों की स्किन पील ऑफ होने लग गई है। मेरे पास लोग आ रहे हैं, डॉक्टर साहब ये जब से सैनिटाइजर यूज किए हैं मेरे तो हाथ खुरदरे हो गए हैं, मेरे तो हाथों के टेक्सचर ही अजीब हो गया। मैं किसी को हाथ मिलाता हूं तो वो कहता है यार तुम्हारे हाथ को क्या हो गया। खवातीन भी यही कहती हैं। जो आपने मास्क की बात की है बिल्कुल ठीक की है। मैं उसमें ये कहूंगा, अब माशाल्लाह कोरोना बहुत कम हो गया, मकसद देखा जाए उसकी जो रेशियो है पहले से। तो हमें चाहिए कि मास्क जो है जब घर में हम हों और अगर वैक्सीनेटेड हों तो घर में बेशक मास्क हम ना पहने अपने घर में। अगर आपकी फैमिली वैक्सीनेटेड है, 2 दफा वैक्सीन लग चुकी है, जो भी वैक्सीन आपने लगवाई है, फिर उसको अवॉइड करें। और मास्क वो पहने कि जिन मास्क में से आपकी थोड़ी सी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक और आउटपुट चलती चली जाए। ये ना हो कि मास्क बिल्कुल मुंह को लगा हुआ हो। उसके साथ क्या होता है, जब आप ये करेंगे स्किन ह्यूमिडिफाई होगी, आपके वहां पस वाले दाने बनने शुरू हो जाते हैं इस एरिया में। और फिर मरीज कहता है कि डॉक्टर साहब मेरे तो ये बहुत बुरे लग रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा जाके घर में फौरन मास्क उतार के मुंह धोएं और उसके बाद
उसको अपने आप को फ्रेश करें तो आपको ये स्किन प्रॉब्लम नहीं होंगी। और जिनको मास्क के साथ दाने बन जाते हैं वो हमारे पास तशरीफ लाएं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, हम दवाई देंगे वो ठीक हो जाएंगे। और डॉक्टर साहब आपके पास किस तरह की मतलब क्लाइंट्स आते हैं प्रॉब्लम के हवाले से, उनकी क्या स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं? आजकल जो सबसे बड़ा हमारा है वो कॉस्मेटोलॉजी शुरू हो गया। अच्छा। खवातीन जो है ना उनकी लाइन लगी होती है हमारे पास, क्योंकि खवातीन कहती हैं जी मेरे रिंकल पड़ गए हैं, मेरे रिंकल दूर कर दें। अच्छा। हम उनका बोटॉक्स करते हैं, PRP करते हैं। फिर हमारी खवातीन जो आती हैं ज्यादातर उनके बाल गिरने लग जाते हैं। एक बच्ची 20-22 साल की है वो आके कहती है डॉक्टर साहब मैं तो गंजी होने लग गई हूँ, मेरे बाल गिर रहे हैं, अभी मेरी शादी नहीं हुई है, कल को शादी होनी है। फिर एक्नी के स्कार्स पड़ जाते हैं। exactly. वो जो गड़े जिसको पंजाबी में खड्डे कहते हैं पड़ जाते हैं, उसके साथ आ जाते हैं लोग। अच्छा, फिर फुलबेरी और बरस एक है डिजीज, वो जो व्हाइट पैचेस बन जाते हैं, वो लोग आते हैं कि जी ये क्या बनेगा। अब हमारे पास ट्रीटमेंट उसका भी अवेलेबल है, फुलबेरी या बरस को भी हम ट्रीट करते हैं। फिर एक्जिमा जो मैंने चंबल कहा था, इसकी बहुत लोग, लेकिन खवातीन ज्यादा जो आती हैं वो कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स के साथ आती हैं। कई कहती हैं कि जी मेरे तो ये हल्के पड़ गए हैं। खवातीन के हल्के बहुत पड़े होते हैं आजकल। वो रीजन उसकी क्या है, वो जो हमारी खवातीन बच्चियां, इवन बच्चे भी सारी रात मोबाइल पे बैठ लगे रहते हैं और मोबाइल उन्होंने बिल्कुल अपने मुंह के साथ लगाया होता है। तो वो जब आप इतना टाइम अपने सेल फोन पे करेंगे और क्लोज कांटेक्ट होगा, सोना है नहीं, 2-3 बजे आप सुबह सोएं, 6 बजे आपकी आंख खुल जाए तो हल्के तो पड़ने ही है। तो मैं यही कहूंगा कि हमें थोड़ा सा अपने हैबिट्स को चेंज करना है। थोड़ा सा आप देखें, नमाज पढ़ें 5 वक्त की, कलाम पाक पढ़ें, उसको तर्जमे के साथ पढ़ें। ये चीजें पढ़ेंगे तो ज़हनी सुकून भी आएगा। और ये जरूर यूज करें, आप सेल फोन यूज करें लेकिन उतना करें जितनी जरूरत है। 24 घंटे सेल फोन को यूज मत करें। और दूसरा, आजकल हम देख रहे हैं डॉक्टर साहब के खवातीन को गोरा होने का बहुत ज्यादा क्रेज हो गया हुआ है। मतलब डॉक्टर के पास जाती हैं तो कहती हैं दिन आज ही मुझे ना गोरा करके घर भेज दें, तो जिसकी वजह से वो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स भी यूज़ करती हैं और सैलॉन्स भी जाती हैं, इस तरह की चीज़ें, और उसके बाद उनकी स्किन ख़राब हो जाती है। तो फिर महफूज तरीका क्या है, क्या चीज़ें हमें यूज़ करनी चाहिए? देखिए, गोरा करने की मैं तो ये कहूँगा अल्लाह ताला ने जो जिसको जैसी स्किन दी है हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें नॉर्मल बनाया। सबसे बड़ी बात है अल्लाह का शुक्र है, ये अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको अगर काली स्किन दी है, डार्क दी है, लेकिन नॉर्मल तो बनाया ना। आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, ये खुदा ताला का। अब गोरा करने वाली क्रीमों में स्टीरॉइड्स हैं। बिल्कुल ऐसे। अब वो स्टीरॉइड चेहरे पे बाल ले आते हैं। खवातीन शुरू में करती हैं गोरा करने वाली, बाद में जब उनको पता चलता है चेहरे पे बाल आ गए हैं, फिर वो हमारे पास भागती हैं, डॉक्टर साहब इसका लेजर करें। फिर हमें लेजर करना पड़ता है। अब मैं आपको इसका बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया सुनाता हूँ। एक मेरे पास खातून आई, तो वो उनका बेटा डार्क कंप्लेक्शन का था, वो अपनी बहू गोरी लेके आई। अच्छा। कि जी मेरी गोरी बहू आएगी तो मेरे जो बच्चे आगे पैदा होंगे, मेरे पोते पोतियां वो गोरे होंगे। वो उसके बेटे पे चले गए डार्क सारे। अच्छा। अब वो बहू मुझे, अब वो सास कहती आके, डॉक्टर आतिफ ये 3 बच्चे जो हैं बदकिस्मती से ये मेरे बेटे पे चले गए बदकिस्मती से। मैं अच्छा। तो बहू गोरी लेके आई थी तो कोई नहीं गया। अब अगर प्रेगनेंसी मेरी बहू करे तो कोई टीका ऐसा है जिससे बच्चा गोरा पैदा हो? तो ये बातें जो है ना बड़ी एब्सर्ड हैं। ये अल्लाह ताला की तरफ से है, ये जेनेटिक्स में है। देखिए ना, शक्ल सूरत तो अल्लाह ताला की तरफ से जेनेटिक्स में है। कोई बाप पे जाता है, कोई माँ पे जाता है। ये कह देना कि मैं खाली गोरी बहू लेके आई हूँ जो गोरा रंग आगे जनरेशन हो, ये पॉसिबल नहीं है। मेरा जाती ख्याल ये है कि हमें गोरेपन को छोड़ देना चाहिए। अगर गोरा होना है तो अंदर से गोरा हो, दिल आपका वो होना चाहिए। यहां से गोरे, खाली चेहरा गोरा करके और अंदर से आप काले हो, इसका कोई फायदा नहीं। हम आपकी स्किन को ग्लो दे सकते हैं, हम खुद क्रीम्स बनाते हैं जिससे चेहरे पे ग्लो आ जाए। अगर ग्लोई हो, फिर वो किसी भी स्किन कलर की हो, वो ज्यादा अच्छी लगती है, अट्रैक्टिव लगती है। डॉक्टर आतिफ काज़मी हमारे साथ मौजूद थे, स्किन स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर आतिफ, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और आप यहाँ पर आए हैं, और आपके पास भी बहुत सी टिप्स आ चुकी हैं कि आप किस तरह अपनी स्किन को ग्लोई कर सकते हैं और किस तरह तमाम तर जो स्किन प्रॉब्लम्स हैं उनसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। मुझे इजाजत देनी है आप लोगों ने। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल हम मिलेंगे दोबारा। अल्लाह हाफ़िज़।